हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एजुकेशन। और फिजिकल एजुकेशन के मैं 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर जॉगिंग करने से मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक ही स्थान पर जॉगिंग करने से मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मांसपेशियां जो होंगी वो मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, जो शरीर की मांसपेशियां होंगी वो क्या होंगी, वो मजबूत हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, नियमित व्यायाम या किसी कारण के चलते शरीर में कोशिकाओं या मांसपेशियों में वृद्धि होना क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हाइपरट्रोफी। ठीक है, मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नियमित व्यायाम या किसी कारण के चलते शरीर में कोशिकाओं या मांसपेशियों में या फिर शरीर के आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हाइपरट्रोफी। ठीक है, क्या हाइपरट्रोफी कहलाता है। और यदि बात करी जाए कमी की, कमी को क्या कहेंगे। यदि मान लो शरीर में कोशिकाओं, मांसपेशियों और शरीर के आकार में वृद्धि होगी तो उसको क्या कहेंगे, हाइपरट्रोफी कहेंगे। यदि इन सब चीज़ों में कमी होगी तो कमी को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे आट्रोफी। ठीक है, क्या कहेंगे, आट्रोफी कहेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 सॉरी, खेलकूद विस्थापन में कौन सा उत्तोलक अधिक प्रभावी होता है। तो खेलकूद विस्थापन में कौन सा उत्तोलक अधिक प्रभावी होता है। तो तीसरे दर्जे का जो उत्तोलक होता है वो अधिक प्रभावी होता है। प्रश्न नंबर 4 है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम पटियाला में कब शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी 1953 में। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है। तो 1984 में की गई है। अगला है प्रश्न नंबर 6, ग्रीक में शब्द डिस्कोर्स का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ग्रीक में जो शब्द होता है डिस्कोर्स, ठीक है, डिस्कोर्स को ग्रीक में क्या कहते हैं। तो फेंकने की वस्तु को क्या बोलते हैं, डिस्कोर्स बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, ग्रीक में। ठीक है, तो वही हमारा क्वेश्चन है कि ग्रीक में डिस्कोर्स का अर्थ क्या होता है। तो फेंकने की वस्तु होता है। ठीक है, फेंकने की वस्तु को डिस्कोर्स कहते हैं। कहाँ पे, ग्रीक में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7, आइसोकाइनेटिक विधि किसके द्वारा विकसित की आइसोकाइनेटिक विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये जे पेरिन के द्वारा। ठीक है, किसने विकसित की थी या किसने शुरू की थी। तो जे पेरिन ने। ठीक है, जे पेरिन ने विकसित की थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8, भगवान अपोलो के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे। तो ये पाइथियन खेल खेले जाते थे। ठीक है, कौन से, पाइथियन खेल। प्रश्न नंबर 9, प्राचीन ग्रीस में एक्सलेपियस कौन था। प्राचीन ग्रीस में एक्सलेपियस कौन था। तो ये उपचार का देवता था। ठीक है, कौन था, उपचार का देवता था, जिसे गॉड ऑफ हीलिंग कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10, कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है। तो ये होता है क्वासियोरकर। ठीक है, क्वासियोरकर होता है। ठीक है, कौन सा, क्वासियोरकर और मरामस। ठीक है, 2 रोग होते हैं। कौन से, कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है, क्वासियोरकर हो जाएगा और मरामस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना, जो कुपोषण की वजह से जो प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, कुपोषण की वजह से जो प्रोटीन की कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वासियोरकर बोलते हैं। और जो ये मरामस रोग होता है मरामस रोग जो होता है, शरीर में जो विटामिन्स की कमी हो जाती है तो वो कौन सा रोग होता है, वो मरामस रोग होता है। ठीक है, और जब प्रोटीन की कमी होती है तो उसको बोलते हैं क्वासियोरकर रोग। ठीक है, क्वासियोरकर और मरामस। तो क्वासियोरकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है और जो मरामस रोग होता है विटामिन की कमी से होता है। और कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है, तो क्वासियोरकर और मरामस रोग होता है। ठीक है, क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से और मरामस जो होता है वो विटामिन की कमी से होता है। अगला है प्रश्न नंबर 11, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर सर्वप्रथम किस सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था। तो ये था थियोडोसियस प्रथम। ठीक है, और कब, 393 एडी माने ईस्वी में। ठीक है, 393 ईस्वी में एडी में किसने प्रतिबंध लगाया था, थियोडोसियस प्रथम ने। और उससे पहले मतलब उसके बाद ये थियोडोसियस प्रथम जो था 393 एडी में प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उसके कुछ समय पश्चात कुछ गेम हुए थे, लेकिन
फिर इसके बाद जो थियोडोसियस सेकेंड आ गया था, ठीक है, कौन सा सेकेंड जो आ गया था, इसने क्या किया था, इसने पूर्णतया मतलब एकदम बंद ही कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, शब्द पेनाल्टी किक, ठीक है, कौन कौन से शब्द जो है पेनाल्टी किक और कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित हैं? तो पेनाल्टी किक और कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 13, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे पीके बनर्जी, ठीक है, कौन थे? पीके बनर्जी थे। और अर्जुन पुरस्कार की बात करी जाए शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करी जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं, इसमें इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991-92 में हुई थी। और बात करी जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो 1985 में गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की कब हुई है? 1961 में। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1991-92 में हुई थी। और ये जो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 में हुई थी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला है प्रश्न नंबर 14, कटक उड़ीसा में स्थित, कहाँ पे? कटक उड़ीसा में स्थित बाराबती स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो बाराबती स्टेडियम जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है, दोनों खेलों के लिए, मतलब दोनों खेल इसमें खेले जाते हैं, ठीक है। किसमें? बाराबती स्टेडियम जो है कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। इसमें क्रिकेट भी खेला जाता है और फुटबॉल भी खेला जाता है। और बात करी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बाराबती स्टेडियम की स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। यदि पूछ ले इसमें दर्शकों की क्षमता कितनी दर्शक क्षमता है, तो कैपेसिटी जो दर्शकों की है कि 45,000 दर्शक एक साथ मैच देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, ईरानी ट्रॉफी और रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी, दो हैं, कौन कौन सी? ईरानी ट्रॉफी और रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 16, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये पेनाल्टी स्ट्रोक संबंधित है हॉकी से। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या है, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक, ठीक है, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर का कोण कितने डिग्री का होता है? तो जहाँ पे वो गिरता है डिस्कस, वो कितने डिग्री का होता है? वो होता है 34.92 डिग्री का, ठीक है, 34.92 डिग्री का, यानी 34.92 डिग्री का होता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, पुरुष डिस्कस यानी चक्का फेंक, ठीक है, पुरुष डिस्कस का वजन कितना होता है? तो पुरुषों के लिए जो चक्का फेंक है या डिस्कस है, तो उसका चक्का का वजन कितना होगा, डिस्कस का वजन कितना होगा? तो पुरुष के लिए 2 kg होता है, ठीक है। पुरुष के लिए कितना होगा? पुरुष के लिए 2 kg होगा डिस्कस का वजन। और जो महिला डिस्कस होगा, महिलाओं का जो डिस्कस होगा उसका वजन कितना होगा? उसका 1 kg होगा, ठीक है। पुरुष डिस्कस का 2 kg, महिला डिस्कस का 1 kg, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? तो ये 20 मीटर होती है। अगला है प्रश्न नंबर 20, स्प्रेन और स्ट्रेन, क्या है क्वेश्चन? स्प्रेन और स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? तो ये किया जाता है राइस विधि से, ठीक है। कौन सा? राइस विधि से किया जाता है। और अभी ये जो राइस है, तो राइस में जो आर है, आर का मतलब होता है रेस्ट, आई जो होता है इसका मतलब होता है आइस, और सी का मतलब होता है कंप्रेशन, और जो ई होता है इसका मतलब होता है एलिवेशन। तो कहने का मतलब यही है, मान लो जैसे कोई खिलाड़ी है, ठीक है, कोई खिलाड़ी है और ये उसको चोट लग जाती है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? रेस्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा? रेस्ट करेगा। रेस्ट के तत्पश्चात क्या करेगा? वो आइस मतलब बर्फ द्वारा सिकाई करेगा, ठीक है, आइस थेरेपी करेगा। आइसोथेरेपी कह सकते हैं, क्रायोथेरेपी कह सकते हैं, शीत चिकित्सा भी कह सकते हैं, ठीक है। आइस जो होता है, बर्फ जो होता है, बर्फ के कई नाम होते हैं, बर्फ चिकित्सा के कई नाम हैं, जैसे आइसोथेरेपी, क्रायोथेरेपी और शीत चिकित्सा। इन सभी नामों से किसको जाना जाता है? आइस जो थेरेपी बर्फ द्वारा उपचार किया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि राइस विधि द्वारा जो मतलब उपचार किया जाता है, तो सबसे पहले राइस में जो आर होता है, तो आर का मतलब होता है जिस खिलाड़ी को चोट लगी है सबसे पहले वो आराम करे,
फिर आराम करने के पश्चात क्या करें, उसको आइस यानी बर्फ़ द्वारा सिकाई की जाती है। आराम की अवस्था में बर्फ़ द्वारा सिकाई करेंगे। फिर बर्फ़ द्वारा सिकाई के पश्चात क्या करेंगे, कंप्रेशन मतलब उस चोट वाले भाग को हम दबाएंगे, ठीक है, चोट वाले भाग को दबाएंगे। और फिर लास्ट में क्या हो, एलिवेशन यानी चोट जिस शरीर के जिस भाग में चोट लगी है उस भाग को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि राइस यानी सबसे पहले खिलाड़ी को रेस्ट कराएंगे, फिर आइसोथेरेपी करेंगे यानी बर्फ़ आइस पैक द्वारा सिकाई करेंगे, फिर कंप्रेशन यानी उसको दबाएंगे, फिर एलिवेशन मतलब चोट लगे हुए भाग को ऊपर उठाएंगे। अगला है क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, त्वचा की रगड़ से संबंधित चोट है तो ये होती है एब्रेजन, ठीक है, क्या है, एब्रेजन है। अगला है प्रश्न नंबर 22, संपूर्ण रीढ़ की हड्डी का सी या यस के आकार का होना क्या कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। संपूर्ण रीढ़ की हड्डी जो हमारी पीठ पीछे की जो हड्डी होती है रीढ़ की, ठीक है, रीढ़ की बात करी जा रही है, तो संपूर्ण यानी पूरी रीढ़ की हड्डी का सी आकार का या फिर यस आकार का होना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है स्कोलियोसिस। यानी जो हमारी पूरी रीढ़ होती है, तो पूरी रीढ़ में जब तिरछापन आ जाता है, वक्रता आ जाती है, कर्व हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब सी आकार की इस तरीके से होगी, ठीक है, कैसे, इस तरीके से होगी, या फिर यस आकार की हो जाएगी, या फिर कैसी होगी, यस आकार की होगी। कैसी हो सकती है, यस आकार की होगी, इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। कैसी, सी आकार की, कुछ इस तरीके से कैसी होगी, सी आकार की हो जाएगी, या तो फिर यस आकार की हो जाएगी, इस तरीके से कुछ होगी। तो ऐसी स्थिति जब हमारी संपूर्ण रीढ़, पूरी रीढ़ मतलब सी आकार की होगी या फिर यस आकार की होगी, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, स्कोलियोसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, रीढ़ की हड्डी में असामान्य वक्रता की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लॉर्डोसिस, ठीक है। और ये कहाँ होती है, ये भी रीढ़ की हड्डी में होती है, लेकिन संपूर्ण पूरी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें नहीं होती है। ये जो रीढ़ का निचला हिस्सा होता है, ठीक है, रीढ़ का जो निचला हिस्सा होता है, निचले हिस्से में क्या होता है, टेढ़ापन आ जाता है, तिरछापन आ जाता है। तो ये मान लो जैसे जो कमर होती है, ठीक है, कमर के आसपास की जो रीढ़ होती है वो उस वाली जगह पे क्या होता है, रीढ़ के निचले हिस्से में जब तिरछापन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉर्डोसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो ये हुआ था 1909 में, और कहाँ से, बड़ौदा रियासत से, ठीक है। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ, 1909 में हुआ है। कहाँ से हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो बड़ौदा रियासत से, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से, ठीक है। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। प्रश्न नंबर 26, वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो वृद्धि को, जो वृद्धि होती है उसको प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये रोग हो जाता है घेंघा, ठीक है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, गले में होता है, ठीक है, गले में होता है। अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो मनुष्य के शरीर में 70% जल पाया जाता है। और आपको लिखा मिल जाएगा कहीं कहीं पे 65 से 75, ठीक है, 65 से 75%, ठीक है। तो ये जो होता है 65 से 75, तो इसको आप कह सकते हैं औसतन जो होता है वो 70% होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रोटीन अंतिम रूप से किसमें टूटता है, तो ये टूटता है अमीनो अम्ल में, ठीक है, किसमें, अमीनो अम्ल में टूटता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, किस प्रकार की अभिप्रेरणा सिखलाई में सर्वाधिक प्रभाव डालती है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो सिखलाई में सर्वाधिक मतलब असर डालती है, प्रभाव डालती है। क्योंकि मान लो जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, जब आपको मतलब कोई दूसरा कहेगा कार्य करने के लिए, तब उस कंडीशन में जब आप कार्य करेंगे तो कार्य तो करेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रुचि नहीं पैदा होगी, ठीक है। किसी दूसरे से प्रेरित होकर यदि कार्य करते हैं या किसी दूसरे के कहने से किसी कार्य को करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि आप स्वयं से मोटिवेट होकर
आप स्वयं आप इच्छुक होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, स्वयं मोटिवेट होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सीखेंगे और उस कंडीशन में जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे या जो भी स्किल्स कौशल हैं सीखेंगे वो अधिक स्थायी समय तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन में यही फायदा होता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 4 फरवरी सन 2014 को। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 32। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो मानव मस्तिष्क में जो स्मरण है यानी याद करने की जो शक्ति होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम और इसी को परामस्तिष्क भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? मानव चेहरे में हड्डियों की कुल संख्या होती है। तो मानव चेहरे में हमारे जो चेहरा होता है मतलब चेहरा होता है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 14 होती हैं और खोपड़ी में 8 होती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34 है। रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी आसन है। तो रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी आसन कौन सा होता है? स्वशासन। ठीक है, शवासन। ठीक है, कौन सा है? शवासन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 35। स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु कौन सा आसन सर्वाधिक प्रभावी है? तो स्मरण शक्ति यानी याद करने की शक्ति बढ़ाने हेतु कौन सा आसन सर्वाधिक प्रभावी होता है? तो ये होता है पद्मासन। ठीक है, पद्मासन जो होता है ये स्मरण याद करने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 36। शरीर में स्थायित्व तथा मन को रिपीट कर देते हैं। शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आसन। ठीक है, एक बार रिपीट और करता हूँ। शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आसन। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 37। आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आता है? तो आसन जो है ये हठ योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर। कौन सा आसन सभी योगासन करने के अंत में किया जाता है? तो ये होता है शवासन। ठीक है, शवासन जो होता है वो सभी योगासन के अंत में किया जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि खाना खाने के बाद कौन सा आसन किया जाता है? तो वो होता है वज्रासन। ठीक है, और इसी को शवासन को क्या कहा जाता है? मृत का आसन या फिर मृत्युआसन भी कहा जाता है। किसको? शवासन को। ठीक है, और खाना खाने के बाद वज्रासन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। खेल समाजशास्त्र का संबंध होता है। तो ये होता है समूह के आपसी तालमेल। ठीक है, समूह के आपसी तालमेल। ठीक है, खेल समाजशास्त्र का संबंध होता है समूह के आपसी तालमेल का। ठीक है, समाज जो होता है, समाज का मतलब यही होता है लोगों के बीच जो संबंध होते हैं, लोगों के बीच में जो संबंध होते हैं वही क्या होता है? वही समाज होता है। और जो लोगों के बीच जो संबंध होता है वही समाज की परिभाषा होता है। ठीक है, लोगों के बीच में जो तालमेल होता है, जो संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, वही क्या होता है? वही समाज को व्याख्या करता है। समाज की परिभाषा में एक हिसाब से कह लीजिए होती है कि लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कॉन्टेक्ट होता है, उनके आपस में मेल मिलाप तालमेल होता है, रिश्ते होते हैं, वो क्या होते हैं? वही समाज होते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 40। किसी संस्था या किसी बिल्डिंग की चारदीवारी में आयोजित की गई प्रतियोगिता क्या कहलाती है? तो ये जब हम किसी संस्था के अंतर्गत या फिर किसी बिल्डिंग की चारदीवारी के अंतर्गत किसी प्रतियोगिता खेलते हैं या किसी प्रतियोगिता का आयोजन कराते हैं या कोई प्रतियोगिता खेलते हैं तो वो क्या कहलाती है? इंट्राम्यूलर। ठीक है, क्या कहलाती है? इंट्रामूलर कहलाती है। और इसके अलावा जब हम इसके विपरीत जब हम कहीं मतलब चारदीवारी के बाहर खेलते हैं, ठीक है, या किसी संस्था के बाहर खेलते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रामूलर कहलाता है। ठीक है, जब हम चारदीवारी में किसी संस्था के अंतर्गत या किसी चारदीवारी के अंतर्गत कोई प्रतियोगिता का आयोजन होता है तो वो प्रतियोगिता क्या कहलाती है? इंट्रामूलर कहलाती है। ठीक है, और इसके अन्यथा क्या होता है? वो एक्स्ट्रामूलर होती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे।
तो यदि अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।